हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी फैक्ट। आज हम एसएससी किरण की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको करेंगे। ये भारत के इतिहास से रिलेटेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 51वां प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। जो सूफी परंपरा है उनमें पीर से बताना है कि क्या आशय है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। तो चार ऑप्शन में से आप सभी को बताना। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर उसका आंसर देते रहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूफियों का गुरु। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न। तो आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, महमूद गजनवी, महमूद गोरी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर है जो गुजरात में है उस पर आक्रमण किया था। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सबसे मेन इसका सोमनाथ मंदिर को लूटना माना जाता है। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 53वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया। यह इस समय किस राज्य में स्थित है। जो कृष्णदेव राय थे इन्होंने कृष्ण स्वामी मंदिर बनाया था, वो अब किस राज्य में है वो बताना है। कर्नाटका, कोलकाता, जम्मू और कश्मीर या केरला। तो आप सभी के चार ऑप्शन में से अगर आपको पता है तो कमेंट में बताते रहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका में है और इससे पहले हम्पी को क्या बोलते थे ये भी बताना है, विजयनगर। विजयनगर सम्राट कौन थे, कृष्णदेव राय इसके महान मतलब कि एक प्रकार से राजा थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटका। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। तो आपको अंतिम सुल्तान बताना है। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, सिकंदर लोदी, दौलता खान लोदी, राणा सांगा या इब्राहिम लोदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का जो अंतिम समय था वो 1526 था। वो पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गया था। तो इससे दिल्ली सल्तनत का अंत भी माना जाता है। तो ठीक है, तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 55वां प्रश्न दे रखा है आप सभी के सामने, त्रायन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। जो 1191 और 1192 दो युद्ध है, 1192। तो इन दोनों युद्धों में आप सभी को बता दें, इस युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे थे। तो इसका दोनों युद्ध थे ये एक ही व्यक्ति के साथ हुए थे, उसका नाम था महमूद गोरी। जो आप सभी के सामने ऑप्शन 2 है, ये है महमूद गोरी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 56वां प्रश्न है, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या हुमायूं। तो इन चारों ऑप्शन में से चारों के चारों ही गलत है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, भारतीय इतिहास में किसी भी शासक ने संकेतिक मुद्रा का उपयोग नहीं किया। दिल्ली सुल्तान था एक मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने 1329 में और 1330 के दौरान संकेतिक रूप में मुद्रा चलाई थी, पीतल की या तांबे की। तो उन्होंने देखा कि जब लोग थे वो उसके सिक्के बनाने लग गए थे। जब सिक्के बनाने लग गए तो राजा का जो राजकोष था उसको बहुत ज़्यादा घाटा पहुंचा। तो इसीलिए यही एक साक्ष्य मिलता है कि इन्होंने भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सांकेतिक रूप में मुद्रा चलाई थी, जो बिल्कुल बुरी तरह मतलब कि एक प्रकार से विफल रही। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तरी दिग, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना 57वां क्वेश्चन। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषा में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बंगला, ब्रिजभाषा, अवधी या असमिया। तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा असमिया लैंग्वेज। वो जो शंकराचार्य थे उन्होंने असमिया लैंग्वेज को एक प्रकार से अपनी अ, अपनी लैंग्वेज में प्रयोग किया और उसको लोकप्रिय बनाया। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 58वां प्रश्न है, अमुक्तमाद किसकी रचना है? जो चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कृष्णदेवराय, वचवाराज, खारवेल या अलसाग्नि पदेना। तो चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने इसकी रचना की थी। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 59वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को महमूद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके साथ दो युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। जो 1191 वाला युद्ध था इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जीत गए थे महमूद गौरी से, लेकिन 1192 वाले युद्ध में वो हार गए थे। तो ये बातें भी याद रखनी है। तराइन का इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तराइन के फर्स्ट युद्ध में या फर्स्ट या 1191 वाले युद्ध में जीते थे और 1192 वाले में वो हार गए थे। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 60वां क्वेश्चन है, तलीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, 1565, 1575 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1570 ईस्वी। तो इन चारों में से आप सभी को बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तलीकोटा का जो युद्ध है वो विजयनगर और बहमानी जो साम्राज्य था उनके बीच हुआ था, जिसमें जो विजयनगर के राजा थे राम राय, उनको बुरी तरह हराकर उन्हें मार दिया था जो बहमानी राज्य के शासकों ने। तो आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 61वां प्रश्न है, अधिकांश मंगोल आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो ये मल्टीटास्किंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोलिया आक्रांता भारत में आए थे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 62वां प्रश्न है, खलीफा के प्रतिष्ठा पत्र मांगने वाले और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है आप सभी को। जो खलीफा के प्रतिष्ठा पत्र की मांग और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान थे इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश थे वो पहले शासक थे। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? जो फारसी रीति रिवाज है उनको अपनाने वाला कौन सा सुल्तान है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन। तो चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बलबन। जो बलबन थे उन्होंने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था अपने दरबार में। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 64वां प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी किसके द्वारा आरंभ की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन द्वारा। तो इन चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने ही बाजार की विनिमय प्रणाली को आरंभ किया था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 65वां प्रश्न है, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तान के वंशों को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। जो ये चार कालक्रम दे रखे हैं इनको बताना है। तो चार ऑप्शन है, खिलजी, तुगलक, सैयद या गुलाम। तो इनको कालक्रम में लगाना है कि कौन सा राज्य पहले था, मतलब कि जो एक प्रकार से वंश पहले था उसके बाद कौन सा वंश आया तो उनके बारे में बताना है। तो इसमें पहले था गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर आया खिलजी वंश,
फिर आया तुगलक, और फिर आया उसके बाद आया सैयद, उसके बाद आया तुगलक। तो यानी इसका फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ऑप्शन फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।